नमस्कार दोस्तों। सर्वमंगलम मंगले से सर्वार्थ साधिके शरण्य गौरी नारायणी नमस्तुते। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। मैं रजत सिंह फिर से हाजिर हूँ आपके सामने प्राचीन भारतीय इतिहास की अगली क्लास लेकर के। पिछली दो क्लासेस में, दो क्यों उससे तीन क्लासेस कहेंगे, थोड़ा सा लैग आ गया था तो तीसरी क्लास करनी पड़ी थी, वरना कोशिश यही थी कि उसी में हम ख़त्म कर देते। तीन क्लासेस में हमने देखा था कि कैसे मानव का उद्भव हुआ, कैसे मानव का विकास हुआ, कैसे मानव ने सबसे पहले पत्थरों के द्वारा अपनी संस्कृति का प्रारंभ किया, हंटिंग गैदरिंग किया, और कहाँ कहाँ पर उसने अपनी संस्कृति को इस्टेब्लिश किया था, उसको देखा था, इम्पोर्टेंट साइट्स को देखा था। ये देखते हुए हम विकास के अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं, और वो अगला क्रम है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। भारत का गौरव ये सभ्यता है जिसको हमेशा से पाश्चात्य सभ्यता के लोग दबाने का प्रयास करते रहे। असल में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब विकास का प्रारंभ हुआ था भारतीय इतिहास के, तो उसमें उनका सारा फोकस कब से था? वैदिक सभ्यता से, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले लिटरेचर पे बात की थी, और लिटरेचर पे जो हमारे पास लिटरेचर के साक्ष्य थे वो वैदिक सभ्यता से थे। तो उनका मानना था कि भारत के इतिहास का जो प्रारंभ है वो वैदिक सभ्यता से, और वैदिक सभ्यता के लोग में उन्होंने एक चीज और प्रूव कर रही थी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, अर्थात बाहर से लोग आए थे, उन्होंने अटैक किया था, और अटैक करके उन्होंने वैदिक सभ्यता को स्थापित किया था। और वो बाहर से कहाँ से आए थे? तो इनका मानना है यूरोप से ही आए थे। ईरान, कुछ ईरान बोलते हैं, कुछ लोग साउथ रशिया बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से इनका था कि भारत की अपने कोई सभ्यता हो ही नहीं सकती। अच्छा, इसमें उन्होंने जो टाइमलाइन सेट की थी, ये टाइमलाइन भी बड़ी अजीब थी। जब वैदिक सभ्यता पढ़ाऊंगा तब उसमें हम बात करेंगे इस टाइमलाइन को उन्होंने क्यों आखिरकार 4000 बीसी के आसपास रखा। उनकी ओवरऑल जितनी रिसर्च रही थी वो इस प्रकार से रही थी कि 4000 बीसी के पहले कुछ था ही नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि जब से ईसा का जन्म हुआ था उसके 4000 वर्ष पहले से ही इसमें मानव की उत्पत्ति हुई थी। तो उन्होंने सारी टाइमलाइन को 4000 से लेकर के 4000 के बाद में स्थापित करने का प्रयास किया। अगर हम देखते हैं 3500 से लेकर के 1500 तक उन्होंने प्रयास किया है कि हम हड़प्पा काल को दिखा देते हैं बाद में भी, और 1500 से लेकर के 600 के बीच में उन्होंने किसको दिखा दिया है? सिंधु घाटी सभ्यता और महाजनपद काल को जबरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश की है। जबकि नई थ्योरी अब जो निकल रही है वो ये कह रही है कि सिंधु घाटी सभ्यता 3500 बीसी के आसपास से भी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो सिंधु घाटी के सफर को हम शुरू करते हैं। बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में, कई फोटोज हैं, कई पिक्चर्स हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता को समझना इसलिए भी जरूरी है कि कितना रिच कल्चर रहा है भारत का। आखिरकार संस्कृति तो है ही है भाई, संस्कृति तो पहले भी थी, लेकिन उस संस्कृति से सभ्यता का जो ट्रांजिशन हुआ है, हम संस्कृति से सभ्यता की ओर जिस प्रकार बढ़े हैं, सबसे पुरानी सभ्यता हमारी है, और उसके बाद भी हमें असभ्य कहा गया औपनिवेशिक शासनकाल में। हंसी की बात है। तो ये क्या हुआ है, ये कैसे ट्रांजिशन हुआ है, इस पे हम बात करेंगे। तो भारत के कह सकते हैं कि भारत के विकास के दौर में में सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता को समझते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता में हम सबसे पहले किन किन चीजों पर डिस्कस करेंगे उस पर हम बात करते हैं। अच्छा, ये जो पिक्चर मैंने लगाई है इस पर ध्यान देखिए, इतना रिच कल्चर है सिंधु घाटी सभ्यता का, देख सकते हैं। ये AI जनरेटेड इमेज है, इसमें देख सकते हैं कि ये रोड बनी हुई है, ये पॉन्ड्स बने हुए हैं, ऊंचे ऊंचे घर बने हुए हैं, खेत बना हुआ है। ये पहली नगरीय सभ्यता थी भारत की। इसमें जब हम देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि जब मैं आपको बताऊंगा तो वाटर मैनेजमेंट कितना रिच था यहाँ का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसपे आज हम बात कर रहे हैं COP29 COP30 में, जहां पर बैठ करके डेवलपिंग कंट्रीज इस समय डेवलप कंट्रीज से कह रही हैं कि आप मुझे 1.3 ट्रिलियन इकोनॉमी दीजिए, तब जा करके हम क्या करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकेंगे। और बात भी वाजिब है, किसी दिन टॉपिक लेंगे तो हम इस पे बात करेंगे, उनकी बात भी वाजिब है। भाई अभी तक आपको जितना डेवलपमेंट करना था आपने कर दिया, अब हमारे लिए कुछ तो आप दीजिए। तो जहां आज के समय में अपनी बात हो रही है किस चीज की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, वहां ये सभ्यता उस समय इतनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट या इतनी सस्टेनेबल थी कि उसने किस प्रकार से वाटर मैनेजमेंट को किया। घरों में आपको वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य मिलते हैं। अब जाकर के नगरों में जाकर के ये चीजें पहुंची है कि आप घर बनवाइए तो सबसे पहले वाटर हार्वेस्टिंग का काम करवाइए, उसके बाद आप अपने घर को कंस्ट्रक्ट करिए। ये आज हो रहा है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर शायद तो इम्पोज हुआ हो ऐसा कोई रूल
या शायद ना भी हुआ हो, उसके बाद भी हम देखते हैं कि वहां पर वाटर हार्वेस्टिंग का कितना अच्छा दिखाया गया है। वहां पर स्नानागार दिखा है, तो फिर स्नानागार में खराब पानी को किस तरीके से निकाला जा रहा है, भवन किस प्रकार से सस्टेनेबल बनाए जा रहे हैं, भवनों में रोशनदान बनाए हुए हैं, भवन में आंगन, भवन मीन से घर, हाउस में आंगन बने हुए हैं, बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। और हम प्राचीन सभ्यता से आज की सभ्यता में आज की नगरीय सभ्यता से सीख सकते हैं। और यही क्वेश्चन भी आया था 2014 में। क्या आपको लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में जीवन यापन के आधार में विविधता थी? ठीक है। और एक क्वेश्चन और था, हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा था, 2013 में आया था। हड़प्पा सिंधु सरस्वती शहरों में जल प्रबंधन और इसके संरक्षण की योजना पर चर्चा कीजिए। ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, क्या आपको लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में जीवन यापन के आधार पर विविधता थी? एक ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा, वो भी शायद 2014 के आसपास था। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि आखिरकार उस समय की, कल देखता हूं, कल मैं लेकर के आ जाऊंगा। क्वेश्चन ये था कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय सभ्यता से आज के समय में हम क्या क्या सीख सकते हैं, उसका जो सार था वो इसी प्रकार का था। ठीक है, तो उस क्वेश्चन पर हम आएंगे और उस क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे कि आखिरकार कैसे हम सीख सकते हैं। कल वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा, कैसे हम सीख सकते हैं भाई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसको हम अचीव करने की बात कर रहे हैं, उस पर ये लोग काम कर चुके थे। जिस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इन्होंने अपने घरों को या नगरों को डिजाइन किया था, प्राइवेसी को जानते हैं, इन सब चीजों पे जब हम बात करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं फिर से लाऊंगा, ये मेंस में क्वेश्चन आया था 2014 में, इस क्वेश्चन को मैं फिर से लाऊंगा। लेकिन किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले आप फैक्ट तो जानिए। ठीक है, तो जब हम फीचर्स इसके पढ़ा लेंगे, टाउन प्लानिंग कैसे हुई और कंस्ट्रक्शन मटेरियल उन्होंने कौन कौन सी यूज किया था, अथॉरिटी थी कि नहीं थी, बिल्डिंग कैसी थी, सोशल हायरार्की कैसी थी, वाटर मैनेजमेंट कैसा था, इन सब चीजों को जब हम बात करेंगे तब हम इस क्वेश्चन के आंसर पर भी आएंगे। ठीक है, तो समय न गवाते हुए हम चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अपने पहले दौर पर। इसमें हम सबसे पहले क्या क्या देखेंगे, इस पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इसका नाम। ठीक है, नाम को लेकर के राइटर्स में बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। कुछ इसे कहते हैं कि आप हड़प्पा सभ्यता कहिए, कुछ कहते हैं कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहिए, कुछ कहते हैं कांस्य कहिए, कुछ कहते हैं सरस्वती नदी घाटी कहिए। ऐसा क्यों होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कहां से आए थे। ठीक है, कहां से आए थे और कैसे स्थापित हुए थे। ठीक है, इसके बाद एक चीज पे हम और बात करेंगे, किस चीज पे बात करेंगे कि इसको प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं पिछली क्लासेस में, अगर आपने ध्यान से दिया होगा, लेकिन फिर से हम इस पे बात करेंगे, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और प्रोटो हिस्ट्री इसको क्यों कहते हैं इस पे बात करेंगे। इसके बाद करेंगे इसकी ओरिजिन और डिस्कवरी पे। डिस्कवरी यहीं पे हो गई है। ठीक है, ओरिजिन भी यही कर देंगे, कह सकते हैं कि ये जो है कहां से आए, इसको हम यहां पर ले आते हैं, ये हो जाएगा ओरिजिन एंड डिस्कवरी। कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, कैसे इसके बारे में हमें पता चला। इसके बाद इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो इसकी ज्योग्राफिकल साइट्स। नॉर्थ में कौन सी सबसे दूर है, साउथ में सबसे दूर कौन सी है, और वेस्ट में सबसे दूर कौन सी है, ईस्ट में सबसे दूर कौन सी है, इस पे बात करेंगे। इसके बाद इसके फीचर्स पे बात करेंगे। फीचर्स में हम बात करेंगे कि टाउन प्लानिंग कैसी थी। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट इन्होंने कैसा किया, और टाउन प्लानिंग वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी थी कि नहीं थी। ठीक है, और इसके बाद हम इस पे किस पे बात करेंगे, इसकी कंडीशंस पे। कंडीशंस मेरा मतलब है कि एक्चुअली यहाँ पर इनकी सोशल हायरार्की कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, इस पे हम बात करेंगे। मेरे एक एक पॉइंट को आराम से सुनिएगा और समझिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी आते हैं, पीटी में भी आते हैं। यहाँ से हिस्ट्री इंटरेस्टिंग चलती है। मैं मानता हूँ कि पिछले 2 से 3 क्लासेस में आपको हिस्ट्री में उतना मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन बिलीव मानिए अब यहाँ से हिस्ट्री इंटरेस्टिंग होती जाएगी।
अब हम लड़ाइयाँ सीखेंगे, सुनेंगे, अब हम कहानियाँ सीखेंगे, अब हम अपने जीवन में क्या चीज़ें सीख सकते हैं उसको जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो नेम, ओरिजिन स्टोरी, ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री में क्यों रखते हैं, ज्योग्राफिकल साइट, फीचर और इसकी कंडीशन, इतना हमने देखा। इस फोटो से हम बहुत सारी चीजें एक ओवरव्यू ले सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का कि कैसे था। तो एक टाउन प्लानिंग थी बीच में और उसके चारों तरफ हम देख सकते हैं खेत है, एग्रीकल्चर काम कर रहा है। और यहां पर एक चीज और देखिएगा कि ये सीढ़ियां भी बनी हुई हैं, यानी ये सीढ़ियां क्या दिखा रही हैं कि कुछ मकान ये भी हो सकते हैं, एक दो दो मंजिला भी हो सकते हैं, है ना। और दूसरी चीज ये है कि यहां पर देखिएगा तो पॉन्ड भी है, जल व्यवस्था जैसी चीजें भी हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, डॉकयार्ड कह रहे, सॉरी, ये चार्ट कार है, ठीक है, कह सकते हैं बैलगाड़ी है, ठीक है, और रोड्स बनी हुई हैं। इतनी सारी चीजें हम यहाँ पर एक ओवरव्यू आप ले लीजिए, ओवरव्यू आपने दे दिया, ठीक है। बीसी एडी में मैंने अंतर पहले ही बता दिया था, बिफोर क्राइस्ट अर्थात जीसस के जन्म के पहले। तो इसकी जब टाइमलाइन की बात आती है तो मैंने आपको बताया था कि 4000 के बीच में इसको ये सेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी 4000 के आसपास सेट करने में वो ये कहते हैं कि भैया ये तो जो थी 3500 बीसी के आसपास आप रख लीजिए, इससे पुरानी नहीं हो सकती। 3500 बीसी से, एक्चुअली 35 भी मैं ज्यादा ही बता रहा हूं। अगर वेस्टर्न्स की बात करेंगे तो वेस्टर्न्स का तो ये मानना है, एक्चुअली ये 2500 ही बहुत है। 2500 से लेकर के 1500 बीसी तक ये रहती है ओवरऑल, और 1500 बीसी के बाद आर्यन इन्वेजन होता है, और आर्यन इन्वेजन से क्या होता है कि वैदिक सभ्यता की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, ये तो उन्होंने बता दिया, ठीक है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं, अचानक से कोई चीजों में चेंज नहीं आता है, ठीक है। उन्होंने चीजों को डाल दिया कि 2500 से ये शुरुआत हुई, अभी तक पाषाण काल चल रहा था, अर्थात हम कह सकते हैं कि स्टोन एज चल रही थी। स्टोन एज खत्म होने के बाद मेसोपोटामिया से लोग आते हैं और वो क्या करते हैं कि जैसी वहां पर नगरीय सभ्यता थी वैसी नगरीय सभ्यता भारत में भी स्थापित करते हैं। और ये कब स्थापित करते हैं, 2500 बीसी के आसपास। गार्डन चाइल्ड, क्रेमर, व्हीलर, ये सारे जो हिस्टोरियन हैं इनका यही मानना था कि मेसोपोटामिया से लोग आए थे और उन्होंने इस सभ्यता का विकास किया था, ठीक है, कब 2500 से 1500 बीसी के आसपास। तो अब सबसे पहला प्रश्न है कि इसके नाम को लेकर के बातें उठती हैं। नाम को लेकर के क्या बातें होती हैं, कई नाम आते हैं। पहला नाम आता है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। दूसरा सभ्यता आता है जिसको हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तीसरा जो नाम आता है कह सकते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य सभ्यता, कांस्य को कहते हैं ब्रॉन्ज एज, ठीक है, ब्रॉन्ज कल्चर। और आजकल जो सबसे ज्यादा परिचित है जिसपे विवाद चल रहा है वो है सरस्वती सभ्यता। ये चार नाम आते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने स्टोन को लिया था तो हमने स्टोन एज कर ली सबसे ज्यादा। फिर हमने क्या चीज ढूंढी थी, प्रथम धातु जिसका हमने प्रयोग किया था वो था तांबा, ठीक है। किसका प्रयोग किया था, तांबा, ठीक है, कॉपर। और फिर उसके बाद हमने किसका यूज किया था, कांसे का, कांसा अर्थात ब्रॉन्ज। तो ये कौन सी हो गई थी, चाल्कोलिथिक पीरियड, ठीक है। और ये कौन सी थी, ये तो स्टोन एज थी। और यहाँ पर क्या थी, ब्रॉन्ज एज आ जाती। यानी हमने पहली धातु तांबा खोजी तो हमने चाल्कोलिथिक को देखा और फिर हमने कांसा को खोजा, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता में पहला नाम हड़प्पा क्यों पड़ता है इस पे बात करते हैं। तो होता ये है कि जब 1920 के आसपास रिसर्च स्टार्ट होती है, और रिसर्च स्टार्ट क्यों होती है, क्योंकि अब फिर ये माना जाने लगा था कि जो भारत है, भारत की शुरुआत केवल वैदिक एरा से नहीं देखी जाएगी,
एक्चुअली मैंने बताया था कि रॉबर्ट ब्रूस फूट ने तमिलनाडु के पल्लरम नामक स्थान पर मानव खोपड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ। जब वो साक्ष्य प्राप्त हो गया तो उन्होंने स्टोन एज को देखा। जब स्टोन एज को देखा तो स्टोन एज और वैदिक एज के बीच में बहुत बड़ा गैप था। उसके बाद फिर जब हुआ तो हम जानते हैं कि 1850 में कई सारे पत्थर निकलना स्टार्ट हो गए थे। 1856 के आसपास जब कराची के आसपास रेलवे लाइन बिछ रही थी तब वहां पर कई सारे पत्थर भी निकल आते हैं। अब ये पत्थर का निकलना ये प्रदर्शित करते थे, और ये पत्थर इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही थे, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के ही थे। ये जब निकले तो ये समझ ही नहीं पाए कि इतने सारे पत्थर कहाँ से निकल रहे हैं। उनको लगा कि जब अलेक्जेंडर के बीच में युद्ध हुआ था तो युद्ध के समय एक बहुत बड़ी फील्ड रही होगी, वो फील्ड यही थी रावी नदी के पास में, और इसी फील्ड पर युद्ध हुआ होगा, वही फील्ड बनाई गई थी और फिर पत्थर वहां से निकल रहे होंगे। ये उनकी भूल थी। फिर मार्शल आते हैं, और मार्शल के साथ साथ कहीं ना कहीं भारत में उस समय बंगाल को हम देखेंगे तो बंगाल में सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल पर्सन्स निकलना शुरू हुए थे, चाहे वो स्वामी विवेकानंद रहे हों, रामकृष्ण परमहंस जी रहे हों, कोई भी व्यक्ति था उस समय। कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय करने वाले भी बंगाल से ही आए थे, या कह सकते हैं कि बंगाल हब हो चुका था राष्ट्रवाद का। तो राष्ट्रवादी विचारधारा भी डेवलप हुई। उस राष्ट्रवादी विचारधारा को कहीं ना कहीं ये चीज़ अटपटी लगी कि ये लोग जबरदस्ती औपनिवेशिक शासन को हमारे ऊपर थोप रहे हैं। तो वहां से कई इंटेलेक्चुअल निकले, जिसमें से कई सारे एएसआई में भी ज्वाइन हो गए। एएसआई में कौन कौन ज्वाइन हो गए? तो एएसआई की स्थापना पहले ही हुई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के समय में। तो राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, ये सब जाकर के एएसआई में चले गए। और उसी समय खुदाई के समय में चार्ल्स मार्शल जी जो थे, जो औपनिवेशिक शासन में ही थे, अंग्रेजों के शासन में, इन्होंने इनके साथ में जुड़ करके राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने खोज प्रारंभ की। ठीक है, इसी खोज में सबसे पहले जिसको खोजा था दयाराम साहनी ने, वो कौन थी? हड़प्पा। ठीक, और चूंकि इसको सबसे पहले खोज लिया गया था, इसीलिए इसको क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया, मोहनजोदाड़ो को फिर खोजा गया राखलदास बनर्जी के द्वारा। तो चूंकि सबसे पहले जो सभ्यता हमारे जहन में हमें दिखाई दी, या जिस सभ्यता को सबसे पहले हम खोज पाए, जिसको हम खोज पाए, जिसका नाम हमने हड़प्पा रखा, उसी के शहर के या उसी सभ्यता के नाम पर हमने इस पूरी सभ्यता को नाम दे दिया क्या? हड़प्पा सभ्यता। जबकि हड़प्पा, राखीगढ़ी, मोहनजोदाड़ो, चंद्रदुड़ो, सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर, रोजदी, कई सारे ऐसे थे। अलग अलग साइट्स भी हमको मिलती हैं, लेकिन चूंकि सबसे पहली साइट जो हमने खोजी थी वो हड़प्पा को खोजी थी, इसीलिए हमने क्या किया, या अंग्रेजों ने क्या किया कि हड़प्पा के नाम पर ही सभ्यता का नाम रख दिया, हड़प्पा सभ्यता। अगली है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की बात क्यों करते हैं? क्योंकि उस समय जितनी साइट्स थी, लगभग 1400 के प्लस 1400 प्लस बस्तियां अभी भी खोजी जा चुकी हैं, जिसमें से 975 के आसपास बस्तियां भारत में हैं और 925 के आसपास बस्तियां भारत में हैं और 475 के आसपास बस्तियां पाकिस्तान में। अच्छा, ये बस्तियां स्वतंत्रता के पहले की बात जब हम करेंगे तो ज़्यादातर बस्तियां पाकिस्तान में मिली, लेकिन स्वतंत्रता के बाद की जितनी बस्तियां थी वो ज़्यादातर भारत में मिली। तो हुआ ये कि ये सारी बस्तियां जिनकी मैं बात कर रहा हूँ या जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो सारी बस्तियों में ज़्यादातर सिंधु नदी के पास थी। लेकिन ये पहले की बात थी, स्वतंत्रता के पहले की बात मैं कर रहा हूँ। स्वतंत्रता के पहले जब इनको खोजा गया था, तो जैसे कि मोहनजोदाड़ो हो गया, चंद्रदुड़ो हो गया, ठीक है, हड़प्पा हो गया, ठीक है, तो ये सारी बस्तियां जो थी कहीं ना कहीं सिंधु और उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द थी। तो इन्होंने माना कि चूंकि सिंधु नदी के आसपास ये सारी सभ्यताएं पनपी हैं, तो हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास पनपी हैं, तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता ही नाम दे दिया जाए। क्योंकि ये सारी साइट्स सिंधु नदी के आसपास पनपी हैं, आसपास बढ़ी हैं, आसपास प्रचलित हैं, ज़्यादातर साइट सिंधु नदी के आसपास हैं, तो ऐसा करो इसका नाम दे दो सिंधु घाटी सभ्यता। तो भी इन्होंने नाम दे दिया इसको क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। कहाँ से युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? तो मैंने बताया कि सबसे पहले हमने क्या देखा था, चालकोलिथिक एज को देखा, सबसे पहले तांबा खोज लिया, और तांबा हमको आमेर वगैरह अलग अलग स्थान पर तांबवती आहार संस्कृति जब हम पढ़ते हैं राजस्थान की, कायथा, एरर, नवदा टोली को देखते हैं, तब उसके साथ में हमने देखा कि तांबे की खोज इन्होंने कर ली थी। और तांबा को हम जानते हैं कि इतना तांबे के साथ में इन्होंने क्या किया
तांबे के साथ में टिन का प्रयोग कर लिया। इसका प्रयोग कर लिया, टिन का। इसके प्रयोग होने से मजबूती थोड़ी सी और बढ़ गई। ठीक है। अच्छा, ये टिन कहां से लाते थे? तो ये तांबा तो इंडिया से ज्यादातर ले लेते थे, ठीक है, लेकिन टिन के लिए ये अफगानिस्तान नदी से ट्रेड करते थे। क्योंकि सिंधु घाट नदी को जब हम देखते हैं तो सिंधु नदी है पाकिस्तान है और फिर उससे जुड़ा हुआ अफगानिस्तान है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स में ये क्या हुए थे, बहुत ज्यादा रिच हो चुके थे, ट्रेड एंड कॉमर्स से अच्छी तरीके से परिचित हो चुके थे, भारी मात्रा में ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे। और वही ट्रेड और कॉमर्स में इनको क्या मिला, टिन मिला। और तांबे को टिन के साथ जोड़ करके इन्होंने क्या बनाया, कांसा। एक कदम और आगे चले गए, भारी मात्रा में कांसे की चीजें मिली है यहाँ पर। कांसे की डांसिंग गर्ल मिली है त्रिभंगा मूर्ति में, ठीक है। कांसे की कह सकते हैं और भी चीजें मिली हैं, मोहरे मिली हैं, कई सारी चीजें कांसे की मिली है। इसीलिए इसका नाम इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि आप इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता पहले खोजी गई। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के आसपास ज्यादातर साइटें लोकेशन थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला गया। अगला था कांस्य युगीन सभ्यता। क्यों? क्योंकि चालकोलिथिक एज से एक कदम आगे बढ़ते हैं और एक कदम आगे बढ़ करके टिन उसमें ऐड करते हैं और कांसा बनाते हैं। और इनकी होल इकोनॉमी को जब हम देखेंगे तो जैसे चालकोलिथिक की ज्यादातर इकोनॉमी तांबे के इर्द गिर्द थी, वैसे सिंधु घाटी सभ्यता की ज्यादातर इकोनॉमी हम कह सकते हैं कांसे के इर्द गिर्द थी। इसीलिए इसको क्या कह सकते हैं, हम कांस्य युगीन सभ्यता कह सकते हैं। ठीक, क्लियर। अगला आता है सरस्वती सभ्यता। सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं? सरस्वती सभ्यता आज के समय में सबसे ज्यादा बातें हो रही हैं, किसको सरस्वती नाम दिया गया। गग्गर खाकरा नदी थी, ठीक है, और उसके आसपास सिंधु घाटी सभ्यता के बगल में, अगर हम मैप को देखते हैं, गया चलिए, नहीं पढ़ा हो सकता है। तो अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं, एकदम मैप लगा ही देता हूं, एक मिनट रुकिएगा। बिना मैप के चीजें आपके दिमाग में जाएंगी नहीं। ठीक, बेहतर। ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। अब यहां पर क्या था कि ये सिंधु नदी थी। ये रही सिंधु नदी। ये कौन सी नदी हो गई? सिंधु नदी, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है नदी, ये डॉट, सॉरी, ये जो डॉट डॉट करके बनी, घग्गर खाकरा, दो नदियां, ठीक है। ये जो डॉट डॉट करके बनी है, इस नदी के आसपास भी कई सारी सभ्यताएं या कई सारी साइट्स हमको मिली हैं, कई सारी साइट्स हमको मिली, ठीक है। ये साइट्स ज्यादातर सरस्वती नदी के पास मिली है। अगर इसका विस्तार मैंने आपको बताया कि 1400 से प्लस बस्तियां यहां पर हमको मिली हैं, 1400 से प्लस बस्तियां। और इसमें से मैंने आपको बताया कि 925 तो इंडिया में मिल गई और लगभग 475 के आसपास पाकिस्तान में चली गई, पड़ोसी देश में, ठीक है, यानी पाकिस्तान हमारा था। ठीक है। 900, जैसे कि लोग बात करते हैं कश्मीर हमारा था, तो थोड़ा सा और आगे पीछे लेके जाते हैं, कहते हैं पाकिस्तान हमारा था। पूरा तो हमारा ही था। तो 925 इंडिया में मिली है और 475 साइट्स हमको पाकिस्तान में मिली है, ठीक है। अब इसमें से अगर हम बात करते हैं 1400 में से 80% साइट्स जो मिली हैं वो लगभग कह सकते हैं इधर के आसपास मिली है, यानी वो सिंधु घाटी सभ्यता के पास थी ही नहीं, ठीक है। सिंधु, ये जो 1400 में से केवल 40 साइट्स ही हमको मिलती हैं सिंधु घाटी नदी के पास में। इन 1400 में सिंधु घाटी नदी के पास हमको कितनी मिलती हैं? केवल 40 साइट।
और सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी के पास में सिंधु घाटी सभ्यता की 40 साइट्स मिलती हैं, और जबकि घग्गर खाकरा रिवर के पास 40 से प्लस साइट्स मिल जाती है हमको। और ये घग्गर खाकरा रिवर कुछ और नहीं बल्कि प्राचीन काल में इसको सरस्वती के साथ जोड़ते हैं, इसीलिए ये कहते हैं कि आप इसको सरस्वती नदी सरस्वती सभ्यता क्यों नहीं कहते हैं। बात तो लॉजिक है, लॉजिक क्यों है? 1400 में 40 साइट केवल मिल रही है सिंधु नदी के पास, और प्राचीन समय में जो घग्गर खाकरा रिवर थी या सरस्वती नदी थी, इसके पास में 40 से ज्यादा साइट्स मिल रही हैं। तो आप इसको सरस्वती नदी सभ्यता क्यों नहीं कह रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कह रहे हैं? ठीक है, अब इस पर बात हो गई कि क्यों इसका नाम किस हिसाब से पड़ा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, गांसुगिन सभ्यता क्यों पड़ा, सरस्वती नदी घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। सरस्वती नदी घाटी सभ्यता इसलिए बातें हो रही क्योंकि 1400 में से 40 साइटें सिंधु नदी के पास मिली हैं, बाकी सभी साइट्स जो थी वो सिंधु नदी से अलग मिली हैं। तो इसको सिंधु नदी का नाम ना दे करके सरस्वती सभ्यता देना चाहिए, क्योंकि जो सरस्वती नदी है जिसको प्राचीन समय में घग्गर खाकरा जो आज के समय में बोली जा रही है, हिस्टोरियन वो बता रहे कि वही सरस्वती नदी थी और ज्यादातर साइट्स उसी के आसपास मिलती हैं, इसीलिए आप इसको सिंधु घाटी सभ्यता ना कह करके सरस्वती नदी घाटी सभ्यता से डिनोट करिए। ठीक है, अगला, इनकी ओरिजिन कहां से हुई। ठीक, ओरिजिन कहां से हुई, तो इसमें दो मत आए हैं एक्चुअली। कितने मत आए हैं? दो। इनकी ओरिजिन को लेकर के दो मत बहुत प्रचलित हैं। दोनों मत में कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज, हम देखेंगे फॉरेनर के क्या मतलब है, ठीक है, और फिर कह सकते हैं लोकल। लोकल मतलब इंडियन, मतलब लोकल जितने ऑथर थे, ठीक है, लोकल राइटर्स जो थे, लोकल हिस्टोरियन जो थे, उनका क्या मानना है इसको लेकर के। तो जब हम ओरिजिन को देखेंगे फॉरेनर में, तो इसमें गार्डन चाइल्ड, क्रेमर, व्हीलर, ये सब कहते हैं कि मेसोपोटामिया से ये लोग आए थे। मेसोपोटामिया से ये लोग आए थे। मेसोपोटामिया ईरान में दजला फरात के पास में सभ्यता पनपी थी, दजला फरात नदियों के बीच में, और इनका कहना था कि वहां से लोग आए थे और इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को विकास किया था। क्यों? क्योंकि वहां पर कई सारी नगरीय सभ्यता थी, यहाँ पर भी उस प्रकार की नगरीय सभ्यता थी। इसके अलावा उन्होंने कई सारे चीजें बताई, जैसे एक स्लाइड में आपको दिखाता हूं। ये देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? उद्भव के संदर्भ में दो प्रकार के विदेशी मत, मेसोपोटामिया से लोग आए थे और उन्होंने इस सभ्यता का क्या किया था? निर्माण किया। मत का आधार क्या था? वहां पर भी बड़े बड़े भवन पाए गए थे, अन्नानार आदि की समानताएं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि वहां पर बड़े बड़े भवन थे, पिरामिड वगैरह बनाए गए थे, वो इजिप्ट में पिरामिड बनाए गए थे, फिर मेसोपोटामिया में भी अन्नागार जैसी चीजें मिलती थी, और ये अन्नागार जैसी चीजें बड़े बड़े भवन थी। ये स्पष्ट करता है कि वहीं से लोग आए थे और यहाँ पर आकर के उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को स्टैब्लिश किया था, क्योंकि अंग्रेज सरकार ये जान ही नहीं पाए, मतलब बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे, हजम ही नहीं हो रहा था उनको कि भारत में भी इतनी बड़ी सभ्यता स्वयं से पनप सकती है। मतलब अजीब बात है। समानता में उन्होंने कह दिया कि वो हेरा फेरी नहीं कहता है परेश रावल कि मैं भी चश्मा लगाया हूँ, तू भी चश्मा लगाया है, तो हम दोनों भाई भाई। और तो अक्षय कुमार क्या कहता हिसाब से तो वो आपकी बेटी हुई, याद नहीं है? मतलब अजीब, मतलब मैं भी चश्मा लगाया, ये भी चश्मा लगाया, तो हम दोनों भाई भाई। और देख मेरे भी कान है, तेरे भी कान है, तो हम दोनों भाई भाई। मतलब कुछ भी दोनों में समानताएं हैं, तो हम दोनों एक हैं। ये कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है भाई। चलिए ठीक है, आपने जोड़ा कि लॉजिक है, समानताएं हैं, लेकिन कई सारी चीजों में असमानताएं भी तो हैं भाई मेरे। इस पर कौन बात करेगा, है ना? अगर चश्मा सेम कह रहे हो तो फिर भी ओवरऑल फेस, मेरा फेस और उसका फेस ये भी तो अलग दिख रहा है, इसके बारे में भी तो बात करिए, है कि नहीं? अगले आदमी का चश्मा लगाया, मैं भी चश्मा लगाऊं, लेकिन उसके बाल का मेरे बाल जाता है, तो समानताएं ऐसे नहीं निकाली जाती है भाई ऐसे नहीं बनाया जाता है, उसको अलग तरीके से बनाया जाता है। कई सारी समानताएं दिखाई जाती है, केवल एक दो समानताओं के ऊपर आप बात नहीं कर सकते हैं।
इसी तरीके से असमानताएं भी कई सारी मिली है, जिसको प्रूफ किया जाता है क्या, कि वहां पर जो थी, कह सकते हैं हम, किलाक्षर लिपि, यहां पर किलाक्षर थी, वहां पर अलग लिपि थी। ठीक है, इसके अलावा वहां पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया था, हम पक्की ईंटों का प्रयोग करते हैं, है ना। वहां की जो सभ्यता थी वो इतनी सस्टेनेबल और इतनी मतलब साफ सफाई को ध्यान नहीं देती थी जितनी यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। तो ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं, ये सारी चीजें दिखाती हैं कि सच में सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता का कोई भी लिंकेज नहीं था। इतनी बात तो समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने बताया कि हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं, बड़े बड़े अन्नागार है, इन अन्नागारों के आधार पर आप कह सकते हैं कि हमारी सभ्यता और वो सभ्यता एक जैसी थी, लेकिन दोनों सभ्यताओं में कई सारी समानताएं थी। जैसे हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटें और भाव चित्रात्मक लिपि थी, जबकि मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटें और किलाक्षर लिपि थी। बिल्कुल बात सही है कि नहीं? वहां पर दोनों में अगर एक समानता दिख रही है तो असमानता भी दिख रही है। दिख रही कि नहीं दिख रही है? इसीलिए हमने इस चीज को हम देख रहे हैं कि खाली समानता की बात नहीं होगी, हम असमानता को भी देखेंगे। अच्छा चलिए, फिर अंग्रेजों ने कहा चलिए मान लिया, आप कह रहे हैं नहीं हुआ है, मान लिया, तो बताओ कि आखिरकार ये आए कहां से? अब ये प्रूफ करो ना तुम लोग। मान लिया हमने कि चलो हमारी थ्योरी गलत है, तो तुम अपनी थ्योरी बताओ, तुम्हारी थ्योरी क्या कहती है? लोकल ऑथर्स कहते हैं हमारी थ्योरी ये कहती है कि भारत में ही कुछ संस्कृतियां थी, उन संस्कृतियों के ट्रांजिशन के बाद उन संस्कृतियों से ही पनपी है जाकर के ये नगरीय सभ्यता, जिसको हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे सोथी संस्कृति एक इंपॉर्टेंट है। सोथी संस्कृति में क्या हुआ था? अच्छा, कुछ चीजों का नाम इससे पहले भी मैं दे चुका हूं चालकोलिथिक एज में, और उस समय मैंने आपको बताया था कि चालकोलिथिक एज से फिर बाद में सिंधु घाटी सभ्यता कहीं ना कहीं चालकोलिथिक एज से ही बदल करके सिंधु घाटी सभ्यता पनपी है। और इसके साइमल्टेनियसली यानी इसके साथ साथ कहीं ना कहीं अगर आप राजस्थान के नीचे देखोगे, कहने का मतलब है कि साउथ राजस्थान और नॉर्थ वेस्ट एमपी और गुजरात के कुछ एरिया में यहाँ पर चालकोलिथिक एज अभी भी चल रही थी, और जो दक्षिण भारत था वहां पर अभी भी नियोलिथिक एज थी, है ना। और चालकोलिथिक एज भारत के पूर्व में जो बिहार वगैरह क्षेत्र है वहां भी चालकोलिथिक एज चल रही थी। ये चीज क्या दिखा रही है कि भारत में एक तरफ सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके साथ में चालकोलिथिक एज चल रही थी, चालकोलिथिक कल्चर था, उसके साथ में नियोलिथिक कल्चर था। तीन कल्चर एक साथ चल रहे थे। क्या चल नहीं सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं भाई। ऐसी बात है कि आप आईफोन यूज कर रहे हो, भारत में कहीं ना कहीं कोई आईफोन यूज कर रहा है, ठीक है, कोई सैमसंग यूज कर रहा है और कोई कीपैड फोन अभी भी यूज कर रहा है। तीनों का फेस अलग अलग है। आईफोन वाला ज्यादा हाईटेक माना जा रहा है, ठीक है, सैमसंग भी खराब हाईटेक है, सैमसंग को हटा देते हैं। लावा यूज कर रहा है, ठीक है, लावा यूज कर रहा है, और एक कीपैड फोन यूज कर रहा है। तो सैमसंग वाला बहुत हाईटेक है, वो अलग कल्चर उसका निकल चुका है। वो जब कहीं जाता है तो फोन उल्टा करके रखता है, सेब दिखाता है कटा हुआ। और जो दूसरी सभ्यता है जिसको हम लोग कहते हैं लावा में क्या करता है कि अपना काम चलाता है और जेब में फोन रखता है, दिखाता ही नहीं। और कीपैड वाला वो रफ एंड टफ यूज करता है, उसका मतलब है कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ये कीपैड और वो पैड नहीं चलाना आता है। आज भी कई सारे गांव में लोग मिल जाएंगे जो अभी भी कीपैड यूज करते हैं, कहते हैं मेरे को समझ में नहीं आता, उसमें आवाज नहीं आती, उसमें ये नहीं आता, टक टक नहीं होता, मजा नहीं आती है। तो भाई ये उनका परसेप्शन है, उनको मजा नहीं आती टक टक में, ठीक है। और वहीं आईफोन वाले का एक अलग क्लास है, उसको अपना क्लास दिखाना है। तो इस तरीके से जैसे कि हम देख रहे हैं कि भारत में वर्तमान समय में भी अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं, उसी तरीके से उस समय भी अलग अलग कल्चर जो थे वो चल रहे थे, ठीक है। अलग अलग कल्चर अलग अलग समय पर चल रहे थे। जैसे आज भी आप जाएंगे तो ट्राइबल्स अभी भी मिलते हैं, जो अभी भी कहीं ना कहीं पुराने समय की सभ्यताओं में चल रहे हैं। हालांकि अब बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। अंडमान निकोबार आदि में आपको तब भी मिल जाएंगे। उसके अलावा कहीं पर अभी भी ग्रामीण सभ्यता चल रही है, ठीक है। हर एक शहर होता है, अगर हम उस शहर के चारों तरफ देखेंगे तो शहर में आपको सब्जी कहाँ से मिलती है? शहर तो सब्जी उगाता नहीं है। आसपास जो गांव में छोटे छोटे विलेजेस होते हैं उस शहर के आसपास, वहां से सब्जियां और ये डेली के सामान आते हैं और वो फिर आकर के उस शहर में बिकते हैं, है ना। तो भारत में वर्तमान समय में भी एक साथ कई सारी अलग अलग कल्चर रह रहे हैं, ठीक है। इसीलिए भारत को अनेक संस्कृतियों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी संस्कृतियां आज भी हैं। तो जब आज भी है तो क्या पहले नहीं रह सकती थी? ये चीज उनको हजम ही नहीं हो रही कि कैसे हो सकती थी।
तो यहां पर यही चीज समझाई गई थी लोकल ऑथर्स के द्वारा कि उस समय जो चाल्कोलिथिक पीरियड में चाल्कोलिथिक कल्चर था, उस चाल्कोलिथिक कल्चर के ट्रांजिशन फेज में जो आई वो कौन सा कल्चर आया था, वो आया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। नियोलिथिक से थोड़ा सा डेवलप हुए तो क्या बन गए चाल्कोलिथिक, और चाल्कोलिथिक से थोड़ा नहीं बहुत डेवलप जब हो गए तो वो क्या बन गए नगरीय सभ्यता। जरूरी नहीं है कि आज जो गांव है वो जीवन भर गांव ही रहे, ठीक है। क्या होता है, शहर कैसे बनता है, जब वहां की 2/3 पॉपुलेशन जो होती है वो जब नॉन एग्रीकल्चर चीजों में जुट जाती है तो वो क्या बन जाता है, धीरे धीरे शहर की फेस में चला जाता है। वर्तमान समय में 5,000 से अधिक की जनसंख्या होनी चाहिए, 2/3 लोग जो हो वो नॉन एग्रीकल्चर में जुड़े हुए और 400 का जनसंख्या घनत्व हो, तो वो क्या होगी, वो हो जाएगी कौन सी सभ्यता, वो नगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से डेंसिटी बड़ी होगी। और जब मैं बात करूंगा सिंधु घाटी सभ्यता की तो हम बात करेंगे कि ये ज्यादा से ज्यादा नॉन एग्रीकल्चर कामों में जुटे हुए थे, तो इसीलिए वो जो चाल्कोलिथिक थी वो चेंज होकर किस में आ गई, सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। तो यहां पर कई सारी थी, जैसे लोकल ऑथर्स ने कहा कि आमेर था, ठीक है। राजस्थान में गणेश्वर की बात की, गणेश्वर वो एरिया है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, किस चीज का, तांबे का। यहां से तांबा लेते थे, उनको कांसा दे देते थे, क्योंकि गणेश्वर साइट्स की जब खुदाई हुई थी तब राजस्थान में, तब यहां से कई सारी कांसे की चीजें मिली थी। ये कांस, जबकि यहां पर क्या था, चाल्कोलिथिक एज था। तो ये चीज प्रदर्शित करती है कि इनका इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड रहा था। आमेर हो गया, गणेश्वर हो गया और मेहरगढ़ हो गया, ठीक है, मेहरगढ़ हो गया। ये क्या थी, ये कह सकते हैं प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स थी, ठीक है। ये क्या थी साइट्स, ये प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात थी, ठीक। अर्थात चाल्कोलिथिक में थोड़ा बहुत चेंज होकर के ये क्या हो गई थी साइट्स, प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन में वर्क कर रही थी। इसके बाद प्रॉपर इंडस वैली सिविलाइजेशन होता है, जब इनमें ही विकास होता है तो यहां से लोग एक अलग प्रकार की सभ्यता की बात करते हैं, तब आएंगे यहां पर क्या, हड़प्पा जैसी चीजें, मोहनजोदाड़ो जैसे साइट्स। ये साइट्स, मोहनजोदाड़ो एक्चुअली इसमें भी रहेगा, क्योंकि मोहनजोदाड़ो बात करते हैं अभी मोहनजोदाड़ो के बारे में, ठीक है। और हड़प्पा हो गई, ठीक है, और राखी गढ़ी हो गई, ये सारी साइट्स तो थी, ये थी प्री बताया, प्री के बाद प्रॉपर, मतलब जब प्रॉपर डेवलपमेंट हो गया तब उसमें ये दोनों साइट्स आई। उसके बाद पोस्ट, जब डिक्लाइन उनका होने लगा तब कुछ साइट्स निकल के आई, जिसमें आएगी लोथल, सुरकोटदा जैसी साइट्स आएंगी, ठीक है। 3 फेजेस में मैंने, मतलब हमने इसको बांटा, इसमें किसमें बांटा, प्री, प्रॉपर में और पोस्ट में। प्री से ही जो प्री साइट्स थी, चाल्कोलिथिक एज थी, चाल्कोलिथिक एज में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होता और ये थोड़ी बहुत अपने आप के, कहते हैं ना समय के साथ मानव के दिमाग में भी विकास होता है, पैदा होते ही थोड़ी ना आप लिखने लगते हो, सबसे पहले छोटा बड़ा सीखते हो, छोटा बड़ा के बाद फिर आप कह सकते हैं कि अमात्रिक शब्दों पे आते हो, अमात्रिक शब्दों से मात्रिक शब्दों पे जाते हो, फिर एक समय ऐसा आता है कि आप हिंदी पढ़ना सीख जाते हो। सेम इसी प्रकार की चीजें हुई हैं कि सबसे पहले हमने पत्थरों का प्रयोग किया, पत्थरों के प्रयोग करने के बाद हमने किसको प्रयोग किया, पहली खोजी गई धातु तांबा थी तो हमने तांबे का यूज किया, और फिर तांबे का यूज करने के बाद हमने तांबे में टिन जोड़ा और हमने कांसा बनाया और एक नगरीय सभ्यता बनाई। और इस नगरीय सभ्यता में जब हम तांबे की फेज में थे, उसी समय में जो ट्रांजिशन एज था तांबे से लेकर के कांसे के बीच में, अर्थात कॉपर से लेकर के इधर कॉपर और टिन को जोड़ दिया जब हमने ब्रॉन्ज के रूप में, कॉपर से ब्रॉन्ज का जो ट्रांजिशन फेज था, उस ट्रांजिशन फेज में हमें ये सारी साइट्स मिली थी। ये सारी साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा सहायक होती हैं। और इसके साथ में लोकल ऑथर ने सोथी संस्कृति की भी बात की थी। एक्चुअली यहां से जो सोथी संस्कृति से जो पॉटरी मिलती है और इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉटरी मिलती है, उसमें कई सारी सिमिलर चीजें थी, ठीक है। सिमिलर चीजों में जैसे जो हाथी घोड़े का चित्र इसमें मिलता है, वही हाथी घोड़े का चित्र उसमें मिलता है, रस्सी का चित्र मिलता है, रेशम, मतलब कई सारी चीजों का चित्र इनको मिलता है लोकल ऑथर्स को यहाँ पर, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये सारी संस्कृति, ये सारी साइट जो थी, जो चाल्कोलिथिक एज में भी थी, इन्हीं से कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ होगा। क्लियर? इन्हीं से क्या हुआ होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ होगा और फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने प्रॉपर फेज में आई होगी। इस फेज में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे साइट्स आए होंगे।
ठीक है, तो हमने इसको देख लिया कि लोकल ऑथर और फॉरेन ऑथर्स में क्या था। फॉरेन ऑथर्स कहते हैं कि ये बाहर से आए थे, लोकल ऑथर्स कहते हैं यहाँ की जो लोकल कल्चर थी उसी से ये डेवलपमेंट हुए थे। लोकल कल्चर कौन कौन सी थी, जैसे सोथी संस्कृति को हमने देखा था, मेहरगढ़ को देखा था, हड़प्पा को देखा था, सॉरी सोथी संस्कृति को देखा था, मेहरगढ़ को देखा था, गणेश्वर को देखा था जहां से ट्रेड उनका होता था। ठीक है, डिस्कवरी के बारे में, तो डिस्कवरी के बारे में मैंने कई बार आपको बता दिया कि 1820 में चार्ल्स मेसन थे, 31 में आकर के बंस आते हैं, बंस हड़प्पा नाम के शहर को अपनी किताब में डालते हैं। फिर अलेक्जेंडर आते हैं, अलेक्जेंडर सोचते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ होगा कुछ, हो सकता है यहाँ पर जो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में लड़ाई हुई थी वही जगह हुई है, लेकिन वो नहीं निकलती है। फिर 1920 में स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि राष्ट्रवाद का एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हब था, कौन था, बंगाल था, वहां से आकाश बनर्जी और दयाराम साहनी निकलते हैं और एएसआई में ज्वाइन होते हैं, और वो चार्ल्स मार्शल के साथ में मिलकर के क्या करते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं। और चूंकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इतनी बातें हम बता दिए थे, ये पोर्शन हमने कर दिया कंप्लीट। अब हम आते हैं इस पोर्शन पे, ये पोर्शन कंप्लीट करते हैं, फिर हम साइट्स पे चलते हैं। ठीक है, आज फीचर्स पे बात करें, ज्योग्राफिकल साइट्स पे बात कर देंगे और कुछ ज्योग्राफिकल साइट्स और जो मेन शहर है उसको बता देंगे। कल फीचर्स और कंडीशन बता करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, तो प्रोटो हिस्ट्री क्यों कहते हैं, 3 फेज में हिस्ट्री को बताया था, एक लाइन बता देता हूँ, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल एरा। ठीक है, प्री हिस्ट्री में क्या होता है, जिसके हमें केवल पुराने साक्ष्य उपलब्ध हैं, पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हैं, अर्थात खुदाई वगैरह जो चीजें मिली केवल वही हैं, उनके लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है, वो किस में आते हैं, प्री हिस्ट्री में। प्रोटो हिस्ट्री में क्या होते हैं, जिसकी स्क्रिप्ट तो है लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पा रहे, वो किस में आते हैं, प्रोटो हिस्ट्री में। सेम इसी प्रकार की चीजें हमको मिलती हैं, किसके साथ मिलती हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसकी स्क्रिप्ट तो है लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे। स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज है, वैदिक एरा तक हम इस पे बात करेंगे। स्क्रिप्ट का खोजा जाना ये दिखा रहा है कि ये वास्तव में कल्चर कितना ज्यादा रिच था। स्क्रिप्ट इतनी आसान चीज नहीं होती है। आप कुछ सोचिए, इसके पहले की किसी भी सभ्यता में स्क्रिप्ट नहीं मिली, इस सभ्यता में आते ही हमें स्क्रिप्ट मिली। स्क्रिप्ट मिलना बहुत बड़ी चीज है। स्क्रिप्ट मिलना दिखाता है कि एक्चुअली ये अपने इमोशंस, अपने चीजों को ये किस प्रकार से एक्सप्रेस कर पाते हैं। भीमबेटका में हमें केवल चित्र मिले थे, स्क्रिप्ट नहीं मिली थी। यहाँ पर एक अपनी अलग प्रकार की स्क्रिप्ट मिली है। ठीक है, इसके बाद जब ये ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया से, वहां पर भी कई सारी चीजें इनकी ही स्क्रिप्ट यूज हुई है। तो ये दिखाता है कि और जब वैदिक सभ्यता पे आएंगे तो हम बात करेंगे कि वैदिक सभ्यता में भी शुरुआत में स्क्रिप्ट डेवलप नहीं हुई थी, इसीलिए श्रुति साहित्य आया था। श्रुति मतलब क्या होता है, सुनकर, अर्थात मैं अपने ज्ञान को बोल करके आपको दूं और आप उसको अपने माइंड में रख लीजिए और आपको चीजें याद हो जाएं, आपको किताब उठा करके याद करने की जरूरत नहीं है। यानी वे ऑफ कम्युनिकेशन केवल टॉकिंग ही है। ठीक है, लिख करके लिखने की कोई भी चीजें नहीं थी। तभी एक बहुत बड़ी मतलब जो बहुत बड़ी चीजें थी उनको एक से लेकर के दूसरे व्यक्ति के बीच में केवल बोलने के द्वारा ही उसे ट्रांसमिट किया जाता था। उसको सुरक्षित रखने का केवल वो मनुष्य ही उपाय था, और शायद यही चीज थी कि भारत की संस्कृति अभी तक चल रही है। अगर सारी चीजें लिखने पर हम बेस कर देते तो लिखी हुई चीजें जला दी जाती या खराब हो जाती और हम चीजों से अछूते हो जाते हैं। क्वेश्चन भी आता है, आखिरकार मेंस में यह आया था कि आखिरकार क्यों मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी सभ्यताएं समाप्त हो गईं लेकिन भारत की सभ्यता अभी तक चल रही है। महिलाओं का सिंदूर लगाना जो आज भी प्रचलित है हिंदू धर्म में, वही सिंदूर लगी हुई कई सारी मूर्तियां मिलती हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। और ऐसा मतलब इतना गाढ़ा सिंदूर लगा हुआ था कि वो मिटा भी नहीं अभी तक। सोचने वाली बात है। ये है सिंधु घाटी सभ्यता। इसी सिंधु घाटी सभ्यता की जो कल्चर थे सनातन धर्म में, आगे वैदिक पे आएंगे। वैदिक कल्चर भी कितना ज्यादा रिच था उस पर हम बात करेंगे। क्यों दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी किस पे बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता पे। तो प्रोटो हिस्ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका राइटिंग स्क्रिप्ट तो थी, स्क्रिप्ट डेवलप थी, लेकिन स्क्रिप्ट को हम पढ़ नहीं सके, इसीलिए हम इसको किस में डालते हैं, प्रोटो हिस्ट्री में डालते हैं। ठीक है, कल को पढ़ दी जाएगी और अलग अलग चीजें हमें पता चलेंगी, हिस्ट्री और चेंज होगी, हिस्ट्री सब्जेक्ट और टफ हो जाएगा, उससे पहले सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है, तो
ज्योग्राफिकल साइट्स पे हम आते हैं। इतनी चीजें तो मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट होगा। नेम को लेकर के, ओरिजिन और डिस्कवरी को लेकर के, प्रोटो हिस्ट्री को लेकर के। नेम में ये चार ही हैं। ओरिजिन में हमने क्या देखा था? ओरिजिन में हमने देखा था कि दो दो मतों को लेकर के लड़ाई हो रही थी। किसमें लड़ाई हो रही थी? फॉरेन ऑथर और लोकल ऑथर के बीच में। ठीक है, इनको लेकर के हमने बात कर दी। अब हम बात करते हैं इसकी साइट्स, इंपॉर्टेंट साइट्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इन पे हम बात करते हैं। कुछ नहीं है, बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें सब पे हम बात नहीं करेंगे। जब हम बात करेंगे इंडिविजुअल साइट्स की तो कुछ 7-8 साइट्स इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आती हैं, उसकी बात करेंगे। वरना 1400 में से अगर 100 भी मैंने कर दिया तो पता चल रहा है कि हिस्ट्री इसी में निपटी जा रही है। इसीलिए मैंने कहा था हिस्ट्री में हम सब चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, केवल वो चीज़ पढ़ेंगे जो कि चेंज लाती हैं और चेंज करने में सहायक होती हैं। वरना इतनी बड़ी हिस्ट्री को पढ़ाने के लिए 2-3 साल नहीं, कई साल कम पड़ेंगे। ठीक है, ये आपकी सिंधु नदी आ रही है। ठीक, दादा मेरे ये आपकी सिंधु नदी आई। ठीक है, देखते जाइएगा। ठीक, और ये सिंधु की सहायक नदी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। रावी कहाँ गई? ब्यास, ब्यास और सतलज। ठीक, ब्यास और सतलज। ठीक, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये इसकी सहायक नदी है। ये मैंने बताया था क्या है? ये सरस्वती नदी, गग्गर खाका रिवर। एक मिनट, ठीक है। और इन तीन चीजों को हमने देखा, सिंधु नदी, गग्गर खाकरा और एक रिवर। ठीक है, ज्यादातर साइट्स हमको सिंधु घाटी नदी के पास, मतलब कुछ साइट से सिंधु घाटी सभ्यता के पास मिली। इंपॉर्टेंट साइट है जो मिली वो हमको सिंधु घाटी के पास मिली है, और फिर घग्गर खाकरा के पास भी हमें कई सारी रिवर मिली है। ठीक है, और ये पंजाब में। एक्चुअली शुरुआत में जो हमको साइट्स मिली है वो ज्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता के पास मिली है। अब हमको याद करने के पर्पज से कैसे चलना है? याद करने के पर्पज से हमें चलना है सबसे पहले अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान में हमें दो साइट्स मिली है इंपॉर्टेंट। कौन सी मिली है? एक तो ये साइट्स हो गई, शोरदुगई और मुंडीगढ़। मुंडीगढ़, सॉरी, तो आप लोग करेंगे। ठीक है, अफगानिस्तान में जो इंपॉर्टेंट साइट्स थी शोरदुगई, मुंडीगढ़। पॉसिबिलिटी है कि शोरदुगई जो होगा वो कह सकते हैं कि ट्रेड ईरान के साथ होता था, सॉरी अफगानिस्तान के साथ होता था। तो अफगानिस्तान के साथ बीच में इनको एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर थोड़ा ये रेस्ट कर सके। तो एक कह सकते हैं कि नगर के रूप में किस चीज को उन्होंने एस्टैब्लिश किया था? शोरदुगई को। ठीक है, ये व्हाइट है तो व्हाइट नहीं लेते हैं, ब्लैक लेते हैं। ठीक है, नगर के रूप में उन्होंने किसको यूज किया था? शोरदुगई को, जहां पर थोड़ी देर रुकते थे, पानी नहीं पीते थे और फिर आकर के अपना काम करते थे। ठीक है, तो शोरदुगई जो थी और मुंडीगढ़ जो थी, ये दोनों थी अफगानिस्तान में, आपको याद रखिए। ठीक, अब उसके बाद अब हम इसको 4 अलग अलग भागों में बांटेंगे। ठीक है, 4 अलग अलग भागों में बांटेंगे। जैसे एक फेज हम ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, एक फेज लेते हैं हम ये वाला, एक फेज लेते हैं ये वाला, एक फेज लेते हैं हम ये वाला। ठीक है, ये जो फेज हम ले रहे हैं ये पाकिस्तान के आसपास का फेज है। ठीक, ये फेज जो है हमारा, ये है जम्मू कश्मीर का फेज है। ये जो फेज है हमारा, ये कह सकते हैं हमारा यूपी, पंजाब एंड हरियाणा, इनका फेज है। ठीक है, और ये जो फेज है हमारा राजस्थान का, इसको हम राजस्थान के आसपास ले लेते हैं। ठीक है,
और ये है हमारा गुजरात का फेस। ठीक, ऐसे आप दिमाग में पहले एक बार बैठाइए। सबसे पहले हमने क्या किया, अफगानिस्तान में शोरती हुई और भूंडीगढ़, इसको आप किनारे करिए। उसके बाद पाकिस्तान को अलग लिखिए, गुजरात को अलग लिखिए, राजस्थान का एक फेज अलग रखिए, यूपी पंजाब हरियाणा का अलग रखिए और जम्मू कश्मीर का अलग रखिए। ठीक है, लिख लीजिए। तो पानी दे देता हूं अभी। और एक ये फेज भी लिख लीजिएगा बलूचिस्तान के पास। पाकिस्तान में भी दो एरिया हो गए, एक बलूचिस्तान के आसपास कर देते हैं और एक यहां पर पाकिस्तान के आसपास। ठीक है, अब बलूचिस्तान के आसपास में यहां पर साइट्स को हम देखते हैं। ठीक है, सुद कांगेडोर का हो, सुद कांगेडोर सोदको। ठीक है, कौन कौन सी साइट्स हमने देखी, सुद कांगेडोर सोदको, इसके अलावा डाबरकोट और बालाकोट। ठीक है, सुद कांगेडोर, सोलकाको, डाबरकोट, बालाकोट, ये चार साइट्स जो थी बलूचिस्तान में थी। कहां पर थी, बलूचिस्तान में थी। ये यहाँ पर नीचे समुंदर था, तो कह सकते हैं कि ये ट्रेड रूट के रूप में भी काम करता था, सुद कांगेडोर और सोलको। ठीक है, उसके बाद जब हम पाकिस्तान में यहाँ पर सिंधु घाटी का जो ये जो कह सकते हैं कि जो डेल्टा बनाती है, इसके पास देखते हैं तो एक साइड से इंपॉर्टेंट है मोहनजोदाड़ो। अब ये सिंधु नदी इधर बह रही है, सिंधु नदी इधर बह रही है, तो सिंधु नदी के दाएं तरफ कौन सा पड़ेगा, मोहनजोदाड़ो, और सिंधु नदी के बाएं तरफ कौन सा पड़ेगा, चंदमुदड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो इस तरफ है, चंदमुदड़ो इस तरफ है। मोहनजोदाड़ो इस तरफ है, सिंधु नदी बह रही है ये, और सिंधु नदी के राइट हैंड साइड में क्या पड़ेगा, मोहनजोदाड़ो, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या पड़ेगा, चंदमुदड़ो। क्लियर। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर आमरी पड़ता है, आमरी जिसके बारे में माना था कि प्री हड़प्पन साइड से ये, और इसके अलावा कोटजी, कोटजी भी चंदमुदड़ो के हल्का सा ऊपर पड़ता है, यानी कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के लेफ्ट हैंड साइड में, जिस साइड में चंदमुदड़ो है उसी साइड में क्या पड़ेगा, कोटजी पड़ेगा। इसके अलावा क्या पड़ता है, झूकर, झूकर भी एक कल्चर था एक्चुअली, झूकर संस्कृति थी, ये भी किसकी है, प्री हड़प्पन साइड्स की है। ठीक है, तो एक मिली आपको यहाँ पर क्या, आमरी मिली साइड, और एक झूकर संस्कृति, जैसे सोथी संस्कृति मैंने बताई थी उसी तरीके की झूकर संस्कृति थी। ये दोनों संस्कृति क्या करती हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट में मदद मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो मेन साइट्स थी वो कौन सी थी, एक मोहनजोदाड़ो हो गई, एक चंदमुदड़ो हो गई, एक कोटजी हो गई। ठीक है, ये सारी क्या थी यहाँ की इंपॉर्टेंट साइट्स, लिख लीजिए, मोहनजोदाड़ो, चंदमुदड़ो, ठीक है, आमरी इंपॉर्टेंट साइट है, और कोटजी। ठीक है, चार साइट्स यहां पर इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के आसपास। अब जब हम जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो जम्मू कश्मीर में एक सबसे इंपॉर्टेंट साइट है, वो कौन सी है, मांडा, और ये नॉर्थ ईस्ट सबसे उत्तरी है। ठीक है, सबसे ऊपर या सबसे नॉर्दर्न साइड में कोई साइट हमको मिली है तो वो कौन सी मिली है, मांडा। ठीक, मांडा कहां पर मिली हमको, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, मांडा के बाद हम आते हैं पंजाब पे। ऐसा करते हैं, पहले करते हैं पंजाब हरियाणा के यूपी, पंजाब उसी सीक्वेंस में लिखते हैं ना, फिर हरियाणा आता है और फिर नीचे लिखते हैं यूपी को। ठीक है, तो पंजाब में यहां पर दो साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कौन कौन सी, एक तो ये दिख रही होगी आपको रोपड़, और कौन सी हो गई आपकी संगोल, कौन सी हो गई, संगोल। ठीक है, डायग्राम को थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं, एग्जैक्टली लिख दूंगा तो आपको मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे करते हैं, ठीक है, कर लेते हैं।
मजा आ रही होगी, उम्मीद करते हैं। और मजा तभी आएगी जब आप पेपर सॉल्व करें और आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो मजे के लिए पेपर क्वेश्चन भी सॉल्व करिए, बाकी यहाँ तो आपको मजा आ ही रही होगी, उम्मीद करता हूँ। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जो कुछ बोला जाता है करते रहिए। बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बोलना पड़ता है, मजबूरी है ना। लोग कहते हैं बोल दिया करिए। पहले हमने किसको देखा, अफगानिस्तान में, ठीक है। मुंडीगर और शोटुगु, यही इंग्लिश में भी है, यही हिंदी में भी है। अफगानिस्तान की साइड देखी, इसके बाद हमने देखी बलूचिस्तान की यात्रा। बलूचिस्तान में हमने किस साइड्स को देखा था, तो बलूचिस्तान में हमने देखा सुल्तान-ए-डोर, और किस साइड्स को देखा हमने, सुल्तान-ए-डोर को देखा, बालाकोट को देखा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है यहाँ पर, सोपोर, ठीक हो गया। उसके बाद हमने किसको देखा, पाकिस्तान के पास में, पाकिस्तान के पास में इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी थी, मोहनजोदाड़ो थी, मोहनजोदाड़ो किस तरफ थी, सिंधु नदी के राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी थी, चलमुदड़ो, ठीक है। और चलमुदड़ो के पास में कौन सी थी एक साइड्स, जो चलमुदड़ो के पास में थी वो थी कोटजी, कौन सी थी, कोटजी, कोटजी थी, ठीक है। तो ये हो गई चलमुदड़ो, कोटजी। इसके अलावा कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हमने देखी थी, आमरी साइट देखी थी। इसके साथ में कौन सी एक साइट्स है यहाँ पर सिंधु नदी के पास में, तो ये सिंधु नदी जा रही है, रावी नदी है, रावी नदी के पास में हड़प्पा। अब ये हड़प्पा किस तरफ है, तो मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के राइट हैंड साइड में थी, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। ये रावी नदी बह रही है और ये हड़प्पा है, ठीक है। तो ये हड़प्पा हो गई, ठीक। हाँ, मोहनजोदाड़ो, चलमुदड़ो, कोटजी, आमरी, हड़प्पा, ये इंपॉर्टेंट साइट है। अच्छा, ये चीज भी याद रखिएगा, ये देखिए सिंधु नदी है, ठीक है, और ये झेलम नदी है। तो सिंधु और झेलम के बीच में कोई भी साइट्स नहीं मिलती, ठीक। सिंधु और झेलम के बीच में कोई भी साइट्स नहीं, हाँ, सिंधु और झेलम के बीच में कोई भी साइट नहीं मिलती है। और झेलम और चिनाब के बीच में साइट मिलती है मांडा, अर्थात जब हम झेलम क्रॉस करते हैं तब हमको सिंधु घाटी सभ्यता की साइट्स मिलना स्टार्ट होती हैं, और वो कौन सी मिलती है हमें, मांडा, ठीक है। पाकिस्तान में किसको देखा, मोहनजोदाड़ो, चलमुदड़ो, आमरी, कोटजी और हड़प्पा। बलूचिस्तान में सुल्तान-ए-डोर, बालाकोट, सोटको, मुंडीगर और सोटको मिली। अफगानिस्तान में मुंडीगर, शोटकुई, दो हमको याद करनी है। इसमें शोटकुई को मैंने बताया था कि ये बीच में कब हो सकता है कि थोड़ा सा रुक करके खाना पीना खा के फिर आगे हमें ट्रेड करने और जाना है, तो वहां पर जाने के लिए हमने इसको देखा, ठीक है। इसके बाद हमने देखा पंजाब। पंजाब में दो साइट्स इंपॉर्टेंट हैं, संघोल और रोपड़, संघोल एंड रोपड़, ठीक है। ये देखिए, ये है रोपड़ और इसी के पास में यहां पर क्या था, संघोल, ठीक हो गया। संघोल और रोपड़ है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, संघोल रोपड़। जम्मू कश्मीर छूट गया यहाँ पे, और J&K में केवल एक साइड हमने देखी थी, वो कौन सी देखी थी, मांडा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं हरियाणा की साइड, किसकी साइड देखते हैं, हरियाणा की साइड। हरियाणा में कई सारी साइड्स हैं, जैसे एक तो ये हो गई मिताथल, ठीक है, और दो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट साइड है, राखीगढ़ी, बनौली, राखीगढ़ी, बनौली, ठीक है, उलास, उलास, ये सारी साइट्स जो हैं
ये सारी साइट्स कहाँ पर हमको मिली, हरियाणा के पास में। ठीक है, इसके बाद हमने किसको देखा, यूपी। यूपी में जो हमने इंपॉर्टेंट साइट्स देखी हैं वो कौन सी देखी हैं, एक देखिए आलमगीरपुर जो मेरठ के पास में है, कहाँ पर है, मेरठ के पास में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट साइट्स में हमने कौन सी देखी है, उसमें आलमगीरपुर को देखा है। ठीक है, आलमगीरपुर के साथ में हमने एक साइट्स को देखा है, वो है बितावल। ठीक है, ये एक सहारनपुर के आसपास की साइट्स थी। तो ये सारी साइट्स हमने इतनी कवर कर दी। कौन कौन सी कवर कर दी, मोहनजोदाड़ो, चनहुदड़ो, कोटजी, जिस तरफ चमड़ो कोटजी है उसी तरफ रावी के पास में यहाँ पर कौन सी नदी है, हड़प्पा। हड़प्पा के बाद में यहाँ पर हमने कौन सी देखी थी, अफगानिस्तान में 2 देख चुके थे, मुंडीगल, शोरतुगई। ठीक है, बलूचिस्तान में सुल्तानगढ़ और बालनकोट, और पाकिस्तान में मैंने आपको क्लियरली बता दिया, एक तरफ हड़प्पा, दूसरी तरफ चनहुदड़ो और कोटजी थी, और जिस तरफ चनहुदड़ो कोटजी है उसी तरफ रावी नदी के बगल में कौन सी हमने देखी है, हड़प्पा देखी है। और मोहनजोदाड़ो के पास में इंपॉर्टेंट साइट थी आमरी, जिससे इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट देखा। पंजाब में 2 देखी, कौन कौन सी, संगोल और रोपड़ देखी। जम्मू कश्मीर में नॉर्थ ईस्ट सबसे उत्तरी जो थी वो कौन सी थी, मांडा थी। फिर हरियाणा में जब हम आते हैं तो हरियाणा में हमें कई सारी साइट्स मिलती हैं, मिठाथल, राखीगढ़ी, बलवानी, हुदास, और यूपी में आलमगीरपुर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक साइट और देख लीजिए, राजस्थान। फिर हम चलते हैं कहां पर, गुजरात में। राजस्थान में कहते हैं कि दर्जनों साइट्स मिली हैं, और ज्यादातर साइट्स कालीबंगा के आसपास थी, तो ये उसी के आसपास की मानी जाने लगी, और 12 से अधिक साइट्स यहाँ पर मिली हैं, जिसमें से कालीबंगा की साइट जो थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और कालीबंगा इंपॉर्टेंट साइट निकल के आती है राजस्थान के पास में। इतनी सारी साइटें हैं, इनको आप एक बार लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। अब इसमें हम इतना लिखने के बाद राजस्थान में आते हैं। सॉरी, गुजरात पे आते हैं। किस पे आते हैं हम, गुजरात पे। गुजरात पे, गुजरात में को हम 2 भागों में बांटेंगे। एक होगा खंबात की खाड़ी और एक होगा कच्छ की खाड़ी। ये नीचे वाला सिरा देखा है, ये है इसके, ये नीचे वाला जितना एरिया है ना, ये कच्छ हो गया, और ऊपर का कौन सा हो गया, खंबात की खाड़ी। ठीक है, तो कच्छ में यहाँ पर कौन सा, लोथल, रंगपुर, रोजदी। ठीक है, और खंबात की खाड़ी में यहाँ पर हमने किसको देखा, खंबात में हमने देखा है यहाँ पर धौलावीरा, धौलावीरा को देखा है, सुरकोटदा को देखा है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। ठीक है, इनको देख लीजिएगा। प्रभास पाटन यहाँ पर कच्छ की खाड़ी में एक और प्रभास पाटन। पाटन एक्चुअली डॉक यार्ड के लिए यूज होता है, जो वो होते हैं जहां पर नाव रुकती है उनके लिए पाटन का यूज होता है। पाटन, पट्टनम, जैसे विशाखापट्टनम। ठीक है, ये सारे जो होते हैं वो पाटन के लिए यूज होते हैं। तो ये जो कच्छ के आसपास का जितना एरिया था, ये कच्छ की साइड्स थी, लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पाटन। और खंबाती खाड़ी के पास कौन सी थी, धौलावीरा और सुरकोटदा। ठीक है, ये इनकी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल साइट्स थी। अब इन पे कुछ पीपीटी पे बात कर लेते हैं, फिर तो बताऊंगा ही। ये भी जरूरी है, वरना मुझे लगता नहीं कि मुझे पीपीटी की जरूरत है, काफी लंबी क्लास इसी में हो जाती है। हड़प्पा काल आद्य ऐतिहासिक काल का एक उदाहरण है जिसके लेखन कला के तो प्रमाण है। आद्य इतिहास का मतलब यहाँ पर क्या, आद्य इतिहास का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, प्रोटो हिस्ट्री से। प्रोटो हिस्ट्री काल का एक उदाहरण है, अर्थात लेखन कला के प्रमाण तो हैं, किंतु वे या तो हमें बिल्कुल
अस्पष्ट हैं या फिर उनका हमें मीनिंग हम पता नहीं कर पा रहे हैं, और ये लिपि क्या है, आज तक पढ़ी नहीं गई है, इसीलिए हमने इसको किस में रखा है, प्रोटो हिस्ट्री में रखा है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, अर्थात ब्रॉन्ज का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। इसका आधार कांसे अर्थात तांबा और टिन के औजारों का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसे हम किस में रखते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता में रखते हैं। ये विश्व की प्रमुख विकसित नदी सभ्यताओं में से एक थी। अन्य नदी कौन सी थी, चाइना में होंगो नदी के किनारे कौन सी थी, चीन की सभ्यता थी, और इसके अलावा दजला फरात के पास में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, और जिसको हम इराक की सभ्यता भी कहते हैं, और नील नदी के पास में कौन सी थी, मिस्र की सभ्यता थी। ये एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, और भारतीय संदर्भ में इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है, इसीलिए कई लोग इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। और द्वितीय नगरीय क्रांति जब मैं आपको पढ़ाऊंगा 600 BC के आस पे महाजनपद काल तब आती है, और तृतीय नगरीय क्रांति कब आएगी, दिल्ली सल्तनत काल में आएगी। इसका काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर, लेकिन एक्चुअली इसमें इनका मकसद क्या होता था कि 4000 के आसपास इन्हें चीजों को सेट करना होता था, इसीलिए इन्होंने 2350 ईसा पूर्व बताया है, लेकिन एक्चुअली में ये 3500 के आसपास आज के डेट में चीजें निकल करके आ रही है, ठीक है, ये हमने पढ़ा आज। अब यहाँ पर हड़प्पा काल का भौगोलिक विस्तार को जब हम देखते हैं तो कैसा है, ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में केंद्रित है। कहां पर केंद्रित है, उत्तर पश्चिम एरिया में केंद्रित है। आजादी के पहले ज्यादातर पाकिस्तान में मिले, आजादी के बाद किस में मिले, भारत में मिले, गुजरात से संबंधित थे। 13 लाख वर्ग, एक्चुअली ये अब जो नई साइट्स हो रही है वो 14 लाख प्लस पहुंच चुका है, 14 लाख प्लस वर्ग किलोमीटर में भी फैला है। वर्तमान में 20 लाख, 14 लाख में मैं कम कह रहा हूँ, 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, और ये जितनी उस समय की विश्व की सभ्यताएं थी उसमें सबसे बड़ी सभ्यता थी हमारी भारत की। ये गौरव की बात है हमारे लिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट साइट्स तो मैंने बताया, अफगानिस्तान में कौन कौन सी थी, मुंडीगढ़, शोरतुगई। पाकिस्तान में कौन सी थी, मेहरगढ़, सुल्तानगढ़। बलूचिस्तान क्षेत्र में मोहनजोदड़ो, चंदुदड़ो, हड़प्पा, ठीक है, और कोई चीज। और फिर भारत में कौन सी थी, जम्मू कश्मीर में मांडा थी, पंजाब में संघोल रोपड़ थी, हरियाणा में बनावली राखीगढ़ी थी, मिथाथल थी, उत्तर प्रदेश में आलमगीर और हुलास, राजस्थान में। ये सब चीजों पे हम डिस्कस कर चुके हैं, इस पे बात करते हैं। हड़प्पा काल आज ऐतिहासिक काल का एक उदाहरण है, अर्थात लेखन कला के प्रमाण है, इस पे हम बात कर चुके हैं। ये देखिए, इसमें 3 प्रमुख थे, जैसे हड़प्पा सभ्यता ये थी सबसे पुरानी, ये ईरानी सभ्यता थी जिसको हम लोग मेसोपोटामिया कहते हैं, मिस्र की सभ्यता में ये है, और ये चीन की सभ्यता। ये गलत बना हुआ है क्योंकि ये जो चीन की दीवार थी वो काफी बाद में बनी हुई थी, ठीक है। अब इसका भौगोलिक विस्तार कैसा था, तो इसका भौगोलिक विस्तार इस तरीके का था, जो सबसे नॉर्थ ईस्ट थी वो कौन सी थी, मांडा, जम्मू कश्मीर। कहां पर थी, चिनाब नदी के तट पर, याद रखिएगा, चिनाब नदी के तट पर कौन सी थी, मांडा थी। किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। और सबसे ज्यादा ईस्ट में कौन सी थी, आलमगीरपुर। इसमें किस नदी के पास थी, ये हिंडन नदी के पास थी। किस नदी के पास थी, हिंडन नदी के पास थी। और फिर यहाँ पे कौन सी थी, सुतकांगेडोर, ये कहां पर थी, दाश नदी। नहीं 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 नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। साउथ में एक्चुअली दैमाबाद थी, साउथ में कौन सी थी, दैमाबाद थी, ठीक है। और ये दैमाबाद किस नदी के किनारे थी, प्रवरा नदी के किनारे थी। किस नदी के किनारे थी, प्रवरा नदी के किनारे थी। और वेस्ट में सबसे ज्यादा कौन सी थी, सुतकांगेडोर थी, जिसको हम देख चुके हैं। और ये किसके किनारे थी, ये थी आपकी दाश नदी के किनारे। क्लियर। सबसे नॉर्थ में क्वेश्चन आता है तो कौन सा आता है, मांडा। मांडा कहां पर है, चिनाब नदी के तट पे है। आलमगीरपुर मेरठ में कौन सी है, हिंडन नदी। हिंडन नदी के पास में कौन सी है, आलमगीरपुर। और साउथ में सबसे ज्यादा कौन सी थी, दैमाबाद। दैमाबाद किस नदी के पास में, प्रभा नदी के पास में। और वेस्ट में सबसे ज्यादा कौन सी थी, सुतकांगेडोर, जो कि दाश नदी के पास में स्थित है, ठीक है। अब नगर योजना की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है, इन पे हम बात करते हैं। अब इतना आप पहले तैयार कर लीजिए, फिर कल अगली साइड हो सकता है तीसरी साइड में 3 क्लासेस ले लेते हैं, लेकिन इतना नहीं था कि आपको समझ में आ जाए।
तो कल हम बात करेंगे किसकी, ज्योग्राफिकल साइट्स हो चुकी है, ओरिजिनल डिस्कवरी हो चुकी, प्रोटो हिस्ट्री क्या हो चुका है, ये हो चुका है, और नाम हम बता चुके हैं। कल हम फीचर्स पे बात करेंगे और फिर उसके बाद इसकी कंडीशन पर बात करेंगे। सामाजिक व्यवस्था हो सकता है एक क्लास में हो जाएगी, फीचर्स पे बात करनी है बस, टाउन प्लानिंग कैसी नहीं, चीजें कैसी नहीं, ठीक है। तो आज के लिए क्लास को यहीं रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए। थैंक